Welcome back, students. Now, this chapter is about reconstitution of firm. हमने इससे पहले देखा कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या है। हमने देखा कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं, क्या होती है पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, किस तरीके से वो लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब ये सब तो हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए कि फर्म में कोई चेंज हो जाता है, वो चेंज किसी भी रीजन से हो सकता है। इट कैन बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट कैन बी ड्यू टू एडमिशन, इट कैन बी ड्यू टू रिटायरमेंट, इट कैन बी ड्यू टू डेथ। अगर कभी भी डीड में कोई चेंज किया जा रहा है तो उस पूरी की पूरी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, और उसी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के पूरे चैप्टर्स का बेस है, पर टेक्निकली इस चैप्टर का बोर्ड में बहुत ज्यादा परसेंटेज या बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देखा गया। तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये बोल सकता हूं कि अगर ये चैप्टर आता भी है तो 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है कि इसमें से कोई फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाए 6 to 8 मार्क्स का, पर हम तो पूरा ही पढ़ रहे हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो हम जानेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म क्या होती है, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, जब कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है तो उसे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरीके से रिवैल्यूएशन करना होता है, नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, और बैलेंस शीट का भी क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि पहला जो पार्ट है इस चैप्टर को समझने का, पहला बेसिक पार्ट है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को समझना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हियर मींस वी आर रीस्टार्टिंग द फर्म ऑन पेपर्स। एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा बिजनेस शट डाउन करने वाले हैं और फिर से नया लोकेशन लेके नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा नहीं हो रहा है। और ऑल्दो वो भी किया जा सकता है, बट अभी यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर यह हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपको अपनी पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ रही है, ऑल्टर करनी पड़ रही है, so पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के हिसाब से वी नीड टू रीस्टार्ट द फर्म। दैट मींस द ओल्ड फर्म डाइज एंड अ न्यू फर्म टेक्स बर्थ ऑन पेपर्स लीगली। आप एक नई फर्म के साथ शुरुआत करते हैं, किसी ओल्ड फर्म में कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं है। दैट इज वाई यू हैव टू रीस्टार्ट अ न्यू फर्म एंड यू आर डूइंग अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जहां पे डीड बदल जाएगी। डीड बदल जाएगी कि अगर एबीसी बोले कि हमारा रेशो इक्वल है, अब हम कोई और रेशो करना चाहेंगे। अगर एबीसी बोले कि हम किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं, हम में से कोई पार्टनर रिटायर अगर हो रहा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर अगर हमारी फर्म किसी और फर्म के साथ मर्ज हो रही है, या हमारी फर्म को कोई एक्वायर कर रहा है। सो दीज आर द सिनेरियोज वेयर यू नीड टू चेंज द पार्टनरशिप डीड, और ये बहुत बड़ा चेंज होता है। दैट इज वाई हम ओल्ड फर्म के साथ इसे कंटिन्यू नहीं करते, वी नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द न्यू फर्म। तो टेक्निकली फर्म वही है, लोग वही हैं, बिजनेस वही हो रहा होगा, बस ऑन पेपर्स हमारी पुरानी फर्म बंद हो रही है और हम एक नई फर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट ईयर होने वाला है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, तो आज जो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन पढ़ रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी तरीके से आपको एडमिशन पढ़ाया गया है, इसी 12th के सिलेबस पे आपको रिटायरमेंट पढ़ाया गया है, डेथ पढ़ाया गया है। मतलब ये सारे के सारे टाइप्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, बट बेस क्या है, बेस है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होना। इसलिए आप देखेंगे कि इन चारों पांचों चैप्टर्स में एक कॉमन पैटर्न रिपीट होता है। एक कॉमन पैटर्न क्या है कि आपसे नया रेशो निकलवाया जाता है, आपसे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलवाया जाता है, आपसे आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बार बार पढ़ाया जा रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व किया जा रहा है, और साथ ही साथ नया बैलेंस शीट एंड नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाए जाते हैं। तो ये चैप्टर्स जो है काफी हद तक एक ही पैरामीटर पे, एक ही बेस पे बनाए गए हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, खासकर इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में काफी हेल्प मिलती है। आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इसी पैटर्न पे चल रहा है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट पैटर्न। तो वो पैटर्न लर्न कर लीजिए ताकि आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ भी इजी हो जाए। तो पहला टॉपिक है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो।
अब चैप्टर का नाम ही है गेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशोज को बदलना चाह रहे हैं किसी भी रीजन से। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रीजन। what we are interested in the new profit sharing ratio। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ए बी सी पार्टनर्स थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी पार्टनर्स थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये उनका क्या था? ओल्ड रेशियो था। पर अब दे म्यूचुअली डिसाइडेड दैट नाउ वी आर गोइंग टू शेयर आर प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन। हम हमारा ओल्ड रेशियो चेंज कर देंगे और अब वो इक्वल हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट पार्टनरशिप के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से पूरी पूरी डीड पलट जाएगी। आपको नई डीड ड्राफ्ट करनी होगी। दैट मीन्स आपको एक नई फर्म स्टार्ट करनी होगी सिर्फ इसकी वजह से। और साथ ही साथ ये नहीं हुआ, इसके अलावा आपको बहुत सारे और चेंजेस करने होंगे, जिसमें से एक है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना। अब ये होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझिए, फिर हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। यहां पर सैक्रिफाइस इन 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 व्हाट सेंस? सैक्रिफाइसिंग का मतलब है कि उसका ओल्ड रेशो बड़ा होगा और न्यू रेशो कम होगा। दैट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब ये है कि किसी का जब ओल्ड रेशो इज ग्रेटर देन द न्यू रेशो, दैट मीन्स दैट पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। जहां वो प्रॉफिट में से आधा शेयर ले जाता था 5/10, अब वो प्रॉफिट का सिर्फ 1/3 रखेगा। सो इज एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर, ताकि बाकी पार्टनर्स को बराबरी से कुछ मिल सके, प्रॉफिट्स में शेयर मिल सके। सो इट इज ए हु इज सैक्रिफाइसिंग, हु इज गिविंग अप हिज शेयर फॉर द सेक ऑफ बी एंड सी। ऐसे पार्टनर को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। वहीं इसका रिवर्स ये होता है कि अगर किसी पार्टनर को पहले के मुकाबले अब ज्यादा अमाउंट, ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलने लग जाए, तो वो गेनिंग रेशो बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये सी का यहां पे शेयर कितना है? 2/10 है। 2/10 का मतलब हो गया 1/5 शेयर। बट नई फॉर्म में हम उसे क्या देने वाले हैं? 1/3 शेयर। सो डेफिनेटली 1/3 1/3 is greater than the 1/5 proportion. So C is actually a gaining partner. तो जब भी रेशियोस चेंज होते हैं तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। उसी के कैलकुलेशन के लिए ये टॉपिक बनाया गया है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब सिंपल सा मैथ्स है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ ओल्ड माइनस न्यू, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि यहां पर ओल्ड रेशो इज ग्रेटर देन द न्यू रेशो। वराज गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बनता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्योंकि गेनिंग रेशो में नए पार्टनर का जो पार्टनर होता है उसका नया रेशो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है देन द ओल्ड रेशो। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर बात तो एक ही है, उसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसे गेनिंग रेशो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों फॉर्मूले याद करने पड़े। ये तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में कई बार आपसे पूछा जाता है। बट अगर आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें, आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद कर लें और आपको पता है कि ओल्ड माइनस न्यू करना है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग है और नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग है, तो ये भी एक बहुत लॉजिकल अप्रोच होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर चीज रटनी चाहिए, हर चीज पढ़नी चाहिए। अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो आप सैक्रिफाइसिंग से भी गेनिंग रेशो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, गेनिंग से भी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, चलिए देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये ओल्ड रेशियोज हैं पार्टनर्स के और ये न्यू रेशियो हैं पार्टनर्स के। तो हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? सो ईदर यू कैन गो विद दिस अप्रोच कि आप ओल्ड माइनस न्यू सब पे अप्लाई कर दें, या फिर आप गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू किया हुआ है। सो दीज आर द ओल्ड रेशियोज ऑफ एबीसी एंड दीज आर द न्यू रेशियोज ऑफ एबीसी। तो हम देख सकते हैं ए का पॉजिटिव 5/30 आ रहा है, दैट इंडिकेट्स ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन द न्यू रेशियो। दैट इज वाई ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है कितने प्रपोर्शन से, कितने शेयर से? 5/30 से। जबकि हम बी और सी को देखें तो 1/30 और 4/30 नेगेटिव आ रहा है। इट मींस बी और सी जो है वो गेनिंग पार्टनर्स है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, वो ये है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है जिस प्रपोर्शन से, उतने ही प्रपोर्शन से बाकी पार्टनर जो है वो गेन करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गेनिंग शेयर जो है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ टैली ना करे। आप देख सकते हैं 1 + 4
5/30, तो 5/30 का 1/30 बी ले गया और 4/30 सी ले गया, तो उतने ही प्रपोर्शन से बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे जितने प्रपोर्शन से कोई और पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। सो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग हमेशा टैली होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है। तो इसी पैटर्न में हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत मिल सकते हैं, 1 मार्क्स में मिल सकते हैं, एमसीक्यू में मिल सकते हैं। अपने अपनी बुक्स के पीछे दिए हुए रेशियोज के क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो दूसरा पार्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वैसे तो ये रिटायरमेंट, डेथ और इस चैप्टर में बिल्कुल सेम चलती है। एडमिशन में हमें गुडविल के थोड़े और केसेस देखने को मिलते हैं, बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक कॉमन ट्रीटमेंट ही देखने को मिलेगा, जो कि रिटायरमेंट और डेथ में भी रिपीट होता है। पूरे के पूरे पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम दो गुडविल्स की बात करते हैं, एक होती है ओल्ड गुडविल और एक होती है न्यू गुडविल। नाउ व्हाट इज ओल्ड गुडविल? ओल्ड गुडविल है क्या? ओल्ड गुडविल टेक्निकली एक एरर है जो अकाउंट्स बनाते टाइम हमसे हो गया है और हमारे एसेट साइड पे कुछ बैलेंस शॉर्ट आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने पढ़ा है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन में, कि हमारा जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था तो वी यूज्ड टू हैव अ सस्पेंस अकाउंट ओवर देयर। इन द सेम पैटर्न वी हैव अ गुडविल अकाउंट टू इन केस आर एसेट्स आर नॉट मैचिंग विद द लायबिलिटीज। ये आप पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में। जब आपके एसेट शॉर्ट हो जाते हैं तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए वहां पर गुडविल लिख दी जाती है। वो गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखती है उसे हम ओल्ड गुडविल मानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के सारे चैप्टर्स में। ये आपको कैसे मिलेगी? ये क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट पे दिखती है, या फिर लिखा होता है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। इसको ओल्ड गुडविल माना गया है। अब ओल्ड गुडविल क्योंकि एक एरर है, ये पुरानी फर्म का एरर है, तो इसमें पुराने फर्म के पार्टनर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एरर को रेक्टिफाई करें। एंड हाउ डू वी डू दैट? It is done by just passing a simple journal entry, that is A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to goodwill account. What will be doing it? How are we going to write off that particular goodwill? तो एक सिंपल सी राइट ऑफ करने की एंट्री जो कि मैंडेटरी है, जब भी आपको ओल्ड गुडविल दिखे तो आपको उसको राइट ऑफ करना ही करना है। मैंडेटरी है मतलब मैंडेटरी है, मान लो। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिखे, आपको क्या कर देना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देना है। वैसे ओल्ड गुडविल के ऊपर बहुत सारे और जो केसेस है वो मैं आपको एडमिशन में कवर करवाऊंगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको ओल्ड गुडविल के ऊपर बात नहीं दिखेगी। अब हम बात करते हैं न्यू गुडविल की। न्यू गुडविल क्या होती है? जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जो मैंने आपको गुडविल चैप्टर के टाइम पे भी बताया था कि फर्म को रीवैल्यूएशन करते टाइम फर्म की वैल्यूएशन किया जाता है, फर्म की रेपुटेशन का भी वैल्यूएशन किया जाता है, जो एक्चुअली फर्म की अर्निंग पावर है, जो एक्चुअली फर्म की गुडविल है, वो कहलाती है न्यू गुडविल। और उस गुडविल को वैल्यू करके दिया गया होगा क्वेश्चन में, या फिर आपसे वैल्यूएशन करवाया जाएगा by using the old methods like super profit method or average profit method, whatever the methods the question is saying, which we have already studied in the past chapters। तो उसको यूज करके जब आप गुडविल निकालते हैं वो होती है आपकी न्यू गुडविल। अब न्यू गुडविल के साथ इस चैप्टर में करना क्या है, ये आप ध्यान से सुनिए। इस पूरे एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप न्यू गुडविल में कभी परेशान नहीं होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पार्ट कि ओल्ड गुडविल का इस पूरे ट्रीटमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। ओल्ड गुडविल कोई भी चैप्टर हो एक्सेप्ट डिसोल्यूशन, ओल्ड गुडविल कोई भी चैप्टर हो, हमेशा राइट ऑफ हो जाती है बाय पासिंग ए सिंपल जर्नल एंट्री, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसको याद कर लो, रट लो, जो करना है करो। ओल्ड गुडविल के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज न्यू गुडविल। ये फर्म की गुडविल की तरह दी होगी या आपको वैल्यू करवाई जाएगी। अब इसको करना क्या है इस चैप्टर में वो देखो। मान लो ए और बी, ए बी सी जो है उनका ओल्ड रेशो है 5:3:2, नया रेशो है 1:1:1। ऑफ कोर्स सी बात है कि इस चैप्टर के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिए होंगे, तभी तो इस चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। आप उसको यूज कर कर क्या निकालते हैं? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। सो ए इज अ पार्टनर विद सैक्रिफाइसिंग विद 5/30 शेयर, बी इज अ पार्टनर विद सैक्रिफाइसिंग विद 1 by B is a partner who's gaining with 130, and 4 C is also gaining with 4/30 share।
तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बाकी ये दोनों लोग जो है वो गेन कर रहे थे। तो जैसे ही आपको फर्म की गुडविल मिलेगी, इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा, तो पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कौन सा पार्टनर कितने शेयर से गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा है। ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने ये चीज देख ली कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो न्यू गुडविल में से, फर्म की गुडविल में से उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स कैलकुलेट कर दीजिए। ए का 5/30 निकाला मैंने, 50 आ गया। बी का 1/30 निकाला, 10 आ गया। सी का 4/30 निकाला, तो 40,000 आ गया है। सो देर आर टू स्टेप्स। फर्स्ट, you need to have the gaining and the sacrificing shares of the partners, and second, you will be calculating those shares out of that new goodwill which will be given in the question already, else you need to calculate it again. The information will be given in the question itself. Finally, the journal entry for treating the new goodwill goes like this: the gaining partners capital account is debited to sacrificing partners capital account. Now this is applicable for admission, this is applicable for retirement, this is applicable for death. तो ये सारे चैप्टर्स में यही ट्रीटमेंट चलता है। बस कई बार हमें लगता है हम कुछ नया कर रहे होते हैं, बट टेक्निकली वो सब कुछ सेम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन की गुडविल का ट्रीटमेंट भी बन जाएगा। क्या है ट्रीटमेंट? फिर से सुनो ध्यान से। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स अब से नई फर्म में इस शेयर के साथ रहने वाले हैं, इनको तो हमेशा गेन होता रहेगा। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको फायदा क्या हुआ इस शेयर को चेंज करने का? उसका तो नुकसान हो गया, तो हम उसे वन टाइम कंपनसेशन दे रहे हैं। ये दोनों पार्टनर्स उसे वन टाइम कंपनसेशन दे रहे हैं। इसका इंपैक्ट ये होगा कि बी और सी की कैपिटल्स कम हो जाएंगी और ए की कैपिटल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बी और सी की कैपिटल कम हो जाएगी और ए की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सैक्रिफाइस किया गया उसका कंपनसेशन दिया जा रहा है बाय डूइंग दिस जर्नल एंट्री। अगर आपको लॉजिक समझना है तो ये लॉजिक है इस एंट्री का। एंट्री है क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, वंस यू हैव द शेयर्स यू विल डेबिट दोस शेयर्स टू एज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और इतना सा ही ट्रीटमेंट है गुडविल का इस पूरे चैप्टर में। बहुत ज्यादा इसे एडमिशन के साथ लिंक मत करना कि ब्रिंगिंग इन कैश, ब्रिंगिंग इन काइंड। ये चैप्टर वो नहीं है जो आपने एडमिशन के साथ पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में गुडविल का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है जैसे ही गुडविल दिखे उसके साथ आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर देनी है। सिंपल इनफ। ओल्ड गुडविल जो मैंने बताया वो करेंगे, न्यू गुडविल ये करेंगे। इसके अलावा और कुछ गुडविल में आपको नहीं मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। सो इसकी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात के ऊपर बात करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये वाला टॉपिक भी आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों ही चैप्टर में दिखेगा और इस चैप्टर से ही बाकी उन चैप्टर्स में आपको बेस समझ में आएगा। लायबिलिटी साइड पे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिनको आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है, जिन्हें हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के नाम से भी बुलाते हैं। वो क्या क्या है? ऑलरेडी आपके पास ये लिस्ट है, ऑलरेडी आपकी बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दे देता हूं उन सारे आइटम्स का कि आपको किन किन आइटम्स के ऊपर ये ट्रीटमेंट करना है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। सो कोई भी जनरल रिजर्व हो, नॉर्मल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कॉन्टीजेंट रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। ये 9 आइटम्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि हमें इन रिजर्व के साथ क्या करना है, तो आपको करना होता है ये, जो भी रिजर्व होंगे वो डेबिट हो जाएंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ये है केस नंबर 1। कुछ चीजें हैं जिनको आपको टच नहीं करना है लायबिलिटी साइड पे जो आपको मिलती हैं, वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, एसेट रिप्लेसमेंट फंड, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन एंड रिजर्व्स।
या डेप्रिसिएशन के नाम से आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से मिल सकता है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये कुछ आइटम्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एसेट रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनको आपको टच नहीं करना है। सो दिस एंट्री इज एप्लीकेबल ऑन ओनली ऑन दोज 9 आइटम्स जो अभी मैंने आपको बताए। अगर आपको ये कभी भी मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उनकी जर्नल एंट्री करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में। वहीं एसेट साइड पे मिलने वाले कुछ आइटम्स हैं जिनको हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, वो हो सकता है फिक्टिशियस एसेट के नाम से मिल जाएगा आपको डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आपको मिल जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स के नाम से भी मिल सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से मिल सकता है। सो ये 5 ऐसे आइटम्स हैं जो हमें एसेट साइड से मिलेंगे, क्वेश्चन के एसेट साइड से मिलेंगे। और क्वेश्चन में अगर कोई ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं की जा रही है, सो लाइक ओल्ड गुडविल, यू हैव टू राइट ऑफ दोज एसेट्स एज वेल। तो ये मैंडेटरी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट इंप्लाइड है, ये क्वेश्चन नहीं बोलता, हमें खुद करना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। तो जैसे कि हमने रिजर्व टू और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया, तो जाहिर सी बात है एसेट्स में ये अप्रोच उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर फिक्टिशियस एसेट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द ओल्ड रेशो। ध्यान रहे, मल्टीपल रिजर्व है तो मल्टीपल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो, आप जनरल रिजर्व अकाउंट भी डेबिट कर दो, पीएनएल अकाउंट भी डेबिट कर दो, जो जो रिजर्व है सब डेबिट हो जाएंगे, उनका क्लब टोटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस फिक्टिशियस एसेट्स एज वेल। बट कई बार क्वेश्चन में हमें एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाता है, दैट इज द क्वेश्चन कैन से दैट द पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स और द पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ये बात स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल रहा है, तब आपको ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा। अगर रिजर्व्स को राइट ऑफ नहीं करने की बात की गई है, सो रिजर्व्स का जो टोटल है, जो जो भी रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक्सेप्ट दोज 5 आइटम्स, उनको छोड़कर जो भी रिजर्व्स हमने बात की 9 आइटम्स जो है, उनके साथ आपको ये करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी न्यू गुडविल के साथ कर रहे हैं। वो क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इससे हमें समझ में भी आता है कि इस एंट्री के लिए हमें इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर भी निकालना पड़ेगा। तो फिर आप बोलेंगे सर अगर इस क्वेश्चन में न्यू गुडविल भी आ जाए तो क्या करें? तो न्यू गुडविल को भी ऐड कर लो और टोटल करके क्लब करके कंपाउंड एंट्री बना दो, सीधे सबका गेनिंग निकाल दो और सीधे सबका सैक्रिफाइसिंग निकाल दो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द सेम एंट्री अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ निकाल देना है। वहीं अगर फिक्टिशियस एसेट्स के साथ बोल दिया जाए दैट द पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू राइट ऑफ दोज फिक्टिशियस एसेट्स, तो आप यहाँ पे रिवर्स एंट्री कर देंगे, वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू gaining partners capital account. Again we need to have the sacrificing and the gaining shares of the partners in order to pass this entry. What if अगर liabilities और assets दोनों ही दिए हो और दोनों के साथ आपको बोला जाए कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके बताइए, तो यहां पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। यू विल एड ऑल द आइटम्स ऑफ द लाइबिलिटीज, ऑफ कोर्स द रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्सेप्शंस को ऐड नहीं करिएगा, और एसेट्स में जो फिक्टिशियस एसेट्स आपको दिए हैं उनको ऐड करिए, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर लायबिलिटी साइड का टोटल बड़ा है और एसेट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली लायबिलिटीज का बचता है, तो उस पर ट्रीटमेंट चलेगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट इन केस एसेट साइड का टोटल बड़ा है और लायबिलिटी साइड का टोटल छोटा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो एसेट साइड का है, तो ट्रीटमेंट चलेगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस जर्नल्स बेस्ड इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक मानता हूं तो वो यही टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं डेफिनेटली करिए, जर्नल्स की खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको आगे के चैप्टर्स में भी इजीली ये चैप्टर बनने लगे। ठीक है, इतना ही है ये टॉपिक, इसके क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। इसके बाद हमें सीखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। अब ये जो अकाउंट है ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है, बहुत ही स्पेशल अकाउंट है, क्योंकि आपने इससे मिलता जुलता पहले कभी नहीं पढ़ा है। पर अच्छी बात ये भी है इस अकाउंट के साथ कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, और आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में ये वाला जो अकाउंट है वो यूज होने वाला है। तो अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको बाकी सारे चैप्टर्स में ये ईजी पड़ेगा।
यहाँ पे भी दो ट्रीटमेंट्स की बात की जाती है कि फर्स्ट द पार्टनर्स वांट टू रिवैल्यू रिकॉर्ड द न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इट दे कैन से द पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिकॉर्ड द न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द न्यू बैलेंस शीट। तो पहले हम बात कर लेते हैं केस नंबर 1 की। व्हेन द पार्टनर्स आर विलिंगली डूइंग दिस रिवैल्यूएशन एंड दे आर रेडी टू रिकॉर्ड ऑल द न्यू वैल्यूज, ऑल द एडजस्टेड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि एक रेगुलर अकाउंट की तरह ही है। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स एंड गेन्स दिखाते हैं। बट यहाँ तो एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो वहां पे इनकम और एक्सपेंस की बात कैसे हो सकती है? तो जाहिर सी बात है, लायबिलिटी का बढ़ना आपके लिए नुकसान की बात है, एसेट्स का कम हो जाना भी नुकसान है, लायबिलिटीज का कम होना एक तरीके से फायदा है, और एसेट्स का बढ़ना भी फायदा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट्स कम हो रहे हैं तो डेबिट। वहीं रिवर्स, लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, क्रेडिट, एसेट्स आर इंक्रीजिंग, क्रेडिट। एंड इफ यू हैव एनी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और लायबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन, डेबिट हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट और इनकम है तो क्रेडिट हो जाता है। अब ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से मिलती हैं, बैलेंस शीट आपके सामने होगी, नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। आपने पढ़ा कि स्टॉक जो है पहले 40,000 का था और अब 48 का हो गया है, दैट मीन्स स्टॉक बढ़ रहा है। तो यू विल नॉट राइट बाय एसेट्स, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एसेट्स, यू विल राइट बाय स्टॉक 8,000, डिफरेंस लिखना है। क्रेडिटर्स जो है वो 50 के थे, अब 54,000 के हो गए हैं। सो नाउ द लायबिलिटी हैज इंक्रीज, ये एक नुकसान की बात है, तो आप लिखेंगे टू क्रेडिटर्स 4,000 रुपीज। There was a claim on the firm to pay the employees. Let's say there is a unexpected claim or an incidental claim filed on our company, and now we have to pay, let's say 5,000 rupees. Now this is a unexpected, unrecorded liability. तो आप इसे डेबिट करेंगे, और इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, अनरिकॉर्डेड इनकम आ जाए, तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। सो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक दिस अकाउंट, you have your profit or loss by doing all the calculations। अगर आपका बाय साइड ग्रेटर है तो प्रॉफिट आएगा, टू साइड ग्रेटर है तो लॉस आएगा। इसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती हैं। अगर आपको लेजर बन जाए तो आपको जर्नल्स भी बन ही जाएगा। सपोज आपने रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक लिखा है, टू बिल्डिंग लिखा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन में आपने बाय क्रेडिटर्स लिखा है, बाय बिल्स पेबल लिखा है, तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो इफ यू नो द लेजर, इफ यू नो द अकाउंट, किसी के लिए भी मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ये अप्रोच आप यहां पे लगाएं, आपको अगर किसी भी अकाउंट का जर्नल पूछ लिया जाए तो लेजर से जर्नल बनाना बहुत ईजी है। आप लेजर सीख लो, क्योंकि लेजर तो एक आगे का स्टेप है ना, तो अगर आपको एक आगे का स्टेप पता है तो पीछे आना बहुत आसान होता है, पर यहां से आगे जाना डिफिकल्ट होता है। जर्नल से लेजर पे आना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बेटर है हम लेजर सीख लें और लेजर से हम पीछे आ जाएं, तो हम जल्दी जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे। तो जितने बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर जर्नल्स में, यहाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बता रहे हैं बट हमसे तो कई बार क्वेश्चन में जर्नल्स पूछा जाता है, तो डू दिस, मेक अ रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेक अ वर्किंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन पास द जर्नल एंट्रीज। कभी गड़बड़ नहीं करोगे। जो बच्चे डायरेक्टली जर्नल्स करने बैठ जाते हैं उनका टाइम ज्यादा जाता है, दे हैव टू इमेजिन कि अच्छा ये चीज अकाउंट में कहाँ जारी होगी, कैसे जारी होगी, बहुत सारे लॉजिक्स लगाने हैं। वही मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सब लगा लगा के आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। बेटर है अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें तो हम डायरेक्टली देख देख के जर्नल्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं केस 2 की। अगर पार्टनर्स ने ये बोल दिया कि दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द न्यू ऑल्टर्ड वैल्यूज इन द बुक्स, तब क्या करोगे? So if the partners are willingly not recording the new values of assets and liabilities in their new books, तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाते हुए एक स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाना पड़ता है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम होगा, क्योंकि स्टेटमेंट है तो उसमें साइड्स नहीं होती हैं, पर लॉजिक वही है। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए फायदे की बात है, इनकम की बात है। लायबिलिटीज कम हो रही है, फायदे की बात है। एसेट्स कम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लायबिलिटीज बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है। सो वहां पर भी आपको स्टेटमेंट में वही अप्रोच लगानी है। आप चाहें तो पहले पॉजिटिव वैल्यूज को लिख लें, उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज को लिख लें, एंड देन कैलकुलेट द फाइनल आंसर। अगर प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो अब उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, जो कि हमने केस 1 में किया था, अब आपको ये करना है कि अगर प्रॉफिट आ रहा है
तो वही ओल्ड ट्रीटमेंट जो हम पढ़कर आए हैं रिजर्व्स के लिए भी, लाइबिलिटीज के लिए भी और गुडविल के लिए भी, profit will be distributed in this pattern, that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. अगर प्रॉफिट आया तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जाहिर सी बात है, यू नीड टू हैव द गेनिंग एंड द सैक्रिफाइसिंग शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स एज वेल, तभी आप ये चीज कर पाओगे। Whereas अगर मान लो लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन का जो स्टेटमेंट बनाया आपने उससे आपको लॉस मिलता है, देन यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट लाइक दिस, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जिन बच्चों में कॉमन सेंस है, जो अपना लॉजिकल अप्रोच यूज करते हैं, अगर मान लो ये वाला केस और साथ ही साथ रिजर्व्स का सेकंड केस आ जाए और साथ ही साथ न्यू गुडविल भी दियो, तो आप सब कुछ ऐड करके एक कॉमन एंट्री भी पास कर सकते हैं और वही सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, क्योंकि सबका टाइम बचेगा। तो आप न्यू गुडविल को, सारे रिजर्व्स को और यहाँ पे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ऐड करें, कॉमन वैल्यू पे पहुंचे, उसके साथ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग कर दें। वहीं अगर आपको एसेट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे लॉस आ गया तो उन सबको ऐड करें और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर दें। तो दीज आर द वेज टू मेक थिंग्स मोर इजियर, एग्जामिनर के लिए भी और खुद के लिए भी। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और ये ज्यादा अच्छी, ये एडवांस अकाउंटिंग कहलाएगी। और बजाय इसके कि आप न्यू गुडविल की गलत एंट्री कर रहे हैं, तो रिजर्व्स के लिए आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग अलग कर रहे हैं, फिर इधर आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग अलग कर रहे हैं, तो ये 3 एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि एक बेवकूफी की बात है। ठीक है, तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का केस 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं यहां पर और बैलेंस शीट्स कैसे होती हैं। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स में हमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से फुल क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट वही है जो हमने फंडामेंटल्स के चैप्टर में देखा था, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एबीसी को पार्टनर्स माना है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कोई भी चैप्टर हो, यहां से आगे आने वाला कोई भी चैप्टर हो, सब में सेम पोस्ट होती है। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको बाकी के चैप्टर के भी अकाउंट्स इजीली समझ में आएंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड पे जो दी होंगी कैपिटल्स एबीसी की, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं ये आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर वही आपको देखने को मिलता है। जो भी रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, वो आप बाय साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है और फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो वो भी ओल्ड रेशोज में डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि वो राइट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आप पेस्ट करेंगे, बाय साइड पे प्रॉफिट आता है, टू साइड पे लॉस आता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, याद रहे सब कुछ अभी तक ओल्ड रेशो में ही चल रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। वही न्यू गुडविल जो कि हमने पढ़ा था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला जो पार्ट है, जो जहां पर बी और सी गेन कर रहे थे और ए जो था वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो इसकी एक स्पेशल कॉन्ट्रा एंट्री टाइप आपको करना है, वो देख लीजिए। बाय बी बाय सी, क्योंकि दोनों गेन कर रहे थे, कॉलम किसका है? ए का है। याद है मैंने एग्जांपल लिया था 5/30, 1/30, 4/30 वाला, वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। सो बाय बी बाय सी, कॉलम होगा ए का और आप यहाँ लिखेंगे 2A कैपिटल, कॉलम होगा बी और सी का। तो इस एंट्री का मतलब यह है, पोस्टिंग का मतलब यह है कि ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ड्यू टू बी एंड सी, और बी और सी का कम होगा ड्यू टू एज सैक्रिफाइसिंग शेयर। यही सेम ट्रीटमेंट आपको बाकी हर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग एंट्री का करना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मिल जाए तो आपको यही कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। जो भी पार्टनर्स गेन करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कॉलम में पेस्ट हो जाएंगे, और जो सैक्रिफाइस करेगा वो अपने शेयर को गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ले रहा होगा। बैलेंसिंग फिगर आपका टू बैलेंस कैरी डाउन करके निकल जाता है दिस, और यही पार्टनर्स की एक्चुअल न्यू कैपिटल होती है, which is shifted posted in the new balance sheet of the firm। बैलेंस शीट तो वैसे ही बनती है, सारी लाइबिलिटीज विद ऑल द न्यू वैल्यूज लाइबिलिटी साइड पे, सारे एसेट्स विद ऑल द न्यू वैल्यूज एसेट साइड पे। जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, राइट ऑफ हो गई हैं, उन्हें नहीं दिखाना है, लाइक रिजर्व्स, लाइक ओल्ड गुडविल, लाइक एनीथिंग विच हैज बीन रिटर्न ऑफ और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, उसको छोड़कर बाकी सारे एसेट्स, बाकी सारी लाइबिलिटीज आप पेस्ट करते हैं। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो कंपल्सरीली टैली होगी ही होगी। सो ये है पूरा चैप्टर हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। एज आई सेड, इस चैप्टर की भी
थ्योरी पार्ट जो है वो एमसीक्यू के लिए आप पढ़ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल में आपको 3 to 4 मार्क्स के सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए एज कम्पेयर टू फुल लेंथ क्वेश्चंस। तो कोशिश करिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएं, आप जर्नल्स के, आप रिवैल्यूएशन के जर्नल्स के क्वेश्चंस बनाएं, आप रिजर्व्स के जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स है इनके, इन 3 पार्ट्स के आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जर्नल्स वाले हैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाने के। दैट्स ऑल फॉर द डे। अब हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में जहां पर हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, रिवाइज कराया है, और क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये आपके रिवीजन के लिए बनी है, सो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैंडेटरी है कि पहले आप चैप्टर को खुद से भी पढ़ें, एक बार खुद से पढ़ें, उस चैप्टर को ध्यान से देखें, एक एक लाइन पे फोकस करें। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्क्रैच से पढ़ने यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, आप इन वीडियोस को देखकर 10 मार्क्स से 40 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, 50 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, पर अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर को एक बार खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, आपको हर सवाल को खुद से बनाना पड़ेगा। पर जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा होता हूं तो उसके पीछे दो अप्रोच है कि जो 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है उस बच्चे को पता रहे इस चैप्टर को पढ़ते टाइम कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और जो बच्चा 30 40 50 पासिंग मार्क्स लाना चाहता है वो सिर्फ यही चीजें पढ़ ले, फिर बाकी चीजों को ना पढ़े। दोनों ही अप्रोच वैलिड है। इट डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस, व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। आप एग्जाम में खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उस हिसाब से इन वीडियोस को यूटिलाइज करें। थैंक यू।